हैं DTV स्पेशल और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। आज स्पेशल में 3 अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे बाढ़ को लेकर सरकार की तैयारियों की कि आखिर बाढ़ से निपटने के लिए सरकार का क्या प्लान है। बात करेंगे नगर निगम के निकम्मेपन की और साथ ही साथ कोरोना काल में वैक्सीन की हो रही कमी पर भी बात करेंगे। और इसके साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ अविनाश पांडे जुड़ेंगे जो कि बात करेंगे बाढ़ को लेकर सरकार की तैयारियों पर। नगर निगम कार्यालय से हमारे साथ उत्कर्ष जुड़ेंगे जो कि नगर निगम की जो तैयारियां हैं उस पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ वैक्सीन की हो रही कमी को लेकर गार्डिनर अस्पताल से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे निर्भय किशोर, जो कि जानकारी देंगे कि आखिर जिस तरह से वैक्सीनेशन की कमी हो रही है उससे कैसे कोरोना काल से हम जंग जीतेंगे। तो शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून की। तो बिहार में मॉनसून दस्तक देने वाली है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन को 15 जून से संभावित बाढ़ प्रभावित जिलों के गांवों और पंचायतों की रेकी कराने का निर्देश दिया है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जहां पूर्व के वर्षों में बाढ़ का कहर अधिक रहा है उस पर विशेष नजर रखें। आपको बता दें कि इन गांवों में आपदा बल के जवान लोगों के बीच जाकर ये बताएंगे कि कोरोना काल में यदि बाढ़ आती है तो वो सुरक्षित कैसे बाहर निकलेंगे। और इसके लिए 10 जून से NDRF SDRF के जवान जिलों में तैनात हो जाएंगे। रेकी के दौरान गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों का ब्यौरा बनेगा ताकि बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य के समय आपदा बल को यह मालूम रहेगा कि किस गांव में बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती की संख्या कितनी है और उन्हें पहले निकाला जा सके। तो बता दें कि सरकार बाढ़ से निपटने के लिए कितनी तैयार है, सरकार का क्या प्लान है बाढ़ से निपटने के लिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे सहयोगी अविनाश पांडे जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। और अविनाश से हम जानेंगे कि अविनाश, जिस तरह से कोरोना काल है और अब बाढ़ का कहर भी होने वाला है और आपको बता दें कि मानसून की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में लोगों में ये भय आ चुका है कि अब बाढ़ से क्या कुछ नुकसान होने वाला है, बाढ़ से कितनी नुकसान होने वाली है। ऐसे में सरकार बाढ़ को लेकर कितनी तैयार है अविनाश? देखिए शर्मिला, जिस तरीके से आपने बाढ़ की बात की है और लगातार जो है वो बिहार बाढ़ से ग्रसित होता रहा है। बाढ़ का जो प्रभाव है, बाढ़ जो विभीषिका यहाँ पर देखने को मिली है वो लगातार देखने को मिली है। ये किसी 1 या 2 साल की बात नहीं है, ये लगातार घटनाएं होती रही है। लगातार बाढ़ की मार बिहार चलता रहा है। दरअसल सरकार भी इसी चीज को लेकर चिंतित है कि लगातार बिहार में बाढ़ का प्रभाव देखने को मिलता रहा है, जिसको लेकर भारी नुकसान होता रहा है। तो इस नुकसान को थोड़ा कम किया जाए, इसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई में जो जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते रहे हैं वहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। NDRF की टीम हो या SDRF की टीम हो, इसको तैनात करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो आपने टास्क फोर्स की बात कही है या रेकी करने की बात कही है, अर्थात लोगों को सुझाव देने की बात कही है, उसमें सरकार अभी से लग गई है। क्योंकि देखिए अब मई खत्म होने वाला है, जून की शुरुआत होगी और 10 जून से 15 जून के बीच अमूमन ये देखा गया है कि बिहार में मानसून प्रवेश कर जाता है और उसके बाद अगर भारी वर्षा होती है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। वहीं अगर भारी वर्षा होती है तो नेपाल जब पानी छोड़ता है तो उससे और उत्तर बिहार की स्थिति खराब हो जाती है, जिससे भारी नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है। और इस वजह को लेकर इसी कारण से सरकार जो है वो पहले से चिंतित नजर आ रही है। ठीक है शर्मिला, जिस तरीके से तैयारियों की बात कर ले तो 15 जून से जो है जो बाढ़ प्रभावित गांव रहे हैं उसकी रेकी की जाएगी। अर्थात जो लिस्ट है आपदा प्रबंधन विभाग के पास, उसके अनुसार पहले जिन गांव में या जिन प्रखंडों में, जिन पंचायतों में या जिन जिलों में बाढ़ का असर सबसे ज्यादा उतरा है वहां की स्थितियों को कंट्रोल करने पर बात की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कई अधिकारियों को इसके लिए टिप्स दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं और
कि नीतीश कुमार ने ये सख्त निर्देश दिया है कि गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ख्याल रखा जाए। देखिए, इस बार चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। एक तो कोरोना काल, सुपर से ब्लैक फंगस, अर्थात दो महामारी की मार झेल रहा है बिहार। अगर इसमें बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है तो परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। शर्मिला, बिल्कुल परिस्थितियां खराब हो जाएंगी अविनाश। और जिस तरह से आपने कहा कि कोरोना काल को झेल रहा है और अब ब्लैक फंगस जैसी महामारी आ गई है, बिहार दो महामारियों को झेल रहा है और अब मॉनसून के शुरू होते ही कह सकते हैं कि बाढ़ की विभीषिका भी झेलेगा। और ऐसे में अविनाश, अभी मॉनसून शुरू भी नहीं हुआ है। यदि यास की ही बात कर ले तो यास चक्रवात ने तो सारे जो भी तैयारियां हैं, जो भी तैयारियों के दावे होते हैं, उसकी तो पोल खोल कर रख दी है। सीमांचल क्षेत्र में ये दावे किए जाते हैं कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा, लेकिन चंद दिनों की बारिश ने तो सीमांचल क्षेत्र का हाल बुरा कर दिया है। तो मानसून की अब क्या ही, मानसून को लेकर क्या ही अंदाजा लगा सकते हैं लोग? देखिए, मानसून को लेकर अंदाजा फिलहाल तो मौसम विभाग की अगर माने तो 15 जून के आसपास या 10 जून से 15 जून के आसपास बिहार में भी मानसून प्रवेश करेगा। अभी केरल के आसपास से जो है वो 1 से 2 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर स्थितियां जो है वो अब कहीं ना कहीं सरकार की खराब हो रही है। देखिए, चाहे बात हम सीमांचल की कर ले या पूरे उत्तर बिहार की कर ले, तो गोपालगंज को ले लीजिए, सीवान को ले लीजिए, या फिर कटिहार ले लीजिए, मधुबनी ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, अररिया ले लीजिए, किशनगंज, ये तमाम जो इलाके हैं वो बाढ़ से ग्रसित होते रहे हैं। दरभंगा की स्थिति देख लीजिए, अभी ही दरभंगा में जल जमाव है। कटिहार की स्थिति देख लीजिए, 2 दिन की बारिश हुई और वो भी चक्रवाती तूफान के कारण इसमें यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे और अब आपको हम ये भी बता दें कि किन किन जिलों में पहले रेकी की जाएगी। अमूमन बाढ़ के खतरे के मद्देनजर संवेदनशील जिलों में सबसे पहले रेकी की जाएगी, यानी आपदा बल की तैनाती होती है। बाढ़ में बचाव और अन्य अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ कटिहार, अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, नालंदा, छपरा, पटना और बक्सर में पहले होगी। और साथ ही एसडीआरएफ की 14 टीमें और होमगार्ड के 100 जवानों को पूर्णिया, खगड़िया, सिवान, पटना, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधेपुरा, समस्तीपुर में तैनात किया जाएगा। जवानों को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। जवानों को पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड, साबुन, हैंड वॉश, फैब्रिकेटेड फेस, वुड कवर और व्यक्तिगत तौर पर दिया गया है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसे गांव में रेकी की जाएगी। तो बिहार में 15 जून से होगी बाढ़ प्रभावित गांवों की रेकी। आपदा बल और अधिकारी लोगों को बचाव के टिप्स देंगे। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात होंगी। अधिकारी बाढ़ प्रभावित जिलों की रेकी करेंगे ताकि जो भी बाढ़ ग्रसित इलाके हैं उसकी रेकी हो सके। जवान लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह सख्त निर्देश है कि गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों का ख्याल रखें। बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो बिल्कुल अविनाश, सरकार ने ये सारी तैयारियों के दावे किए हैं और ये एक रोड मैप कह सकते हैं कि तैयार हो चुका है। 15 जून से रेकी की शुरुआत हो जाएगी। रोड मैप जो आप कह रही है, ये रोड मैप 1 साल का नहीं है, ये लगभग हर साल तैयार होता है। लेकिन जब बाढ़ की स्थिति आती है तो सारे रोड मैप पे पानी फंस जाता है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। जो राहत शिविर बनाए जाते हैं वहां पर भागम भाग या मारामारी की स्थिति रहती है, लोगों को सही तरीके से भोजन नहीं मिल पाता है, सही तरीके से रहने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, इसमें स्थितियां खराब होती हैं। देखिए, इस बार की जो स्थिति है हम लगातार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहा है और बाढ़ ग्रसित जो इलाके होंगे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। दरअसल बाढ़ जो है वो बिहार में 1 या 2 साल तक नहीं आई है। अगर 2000 से देखें और 2021 तक की बात करें तो कई ऐसे साल हैं जहां पर बाढ़ की विभीषिका से बिहार तरस रहा है। देखिए, इसमें 2018 की जिक्र करें, 2018 में लगभग बिहार के 50% आबादी जो थी वो बाढ़ से ग्रसित थी। इसके अलावा 2017 में भी बाढ़ आई थी जिसमें 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 13 से ज्यादा जो जिले थे वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। 2016 में भी बाढ़ आई थी जिसमें 12 जिले बुरी तरीके से प्रभावित थे, 23 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। 2013 में भी बाढ़ आई थी जो
जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और बाढ़ का असर लगभग 20 जिलों में देखने को मिला था। 2011 की बात कर लो, 2011 में बाढ़ की बिहार के 25 जिले जो थे उस समय प्रभावित हुए थे। 2008 में भी बाढ़ आई थी जब 18 जिले प्रभावित हुए थे। 2017 की बात कर ले शर्मिला, यहाँ भी बाढ़ आई थी 2007 में, माफ कीजिएगा, और 2007 में जो थी वो 22 जिले प्रभावित हुए थे। इसके अलावा 2004 की बात कर ले तो 2004 में बिहार के 20 जिलों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला था और यहाँ पे भी जो मौत का आंकड़ा था 2004 में वो 885 था। 2002 की बात कर ले, 2002 में भी बाढ़ का असर देखने को मिला, जहां 25 जिलों में बाढ़ का असर देखने को मिला और 489 लोगों की मौत हुई और कई लोग इससे प्रभावित हुए। 2000 में भी, सन 2000 में भी इसका असर देखने को मिला जब 33 जिलों में बिहार में बाढ़ थी। अब आप समझिए 38 जिलों में से 33 जिले बाढ़ से प्रभावित थे। तो 2000 सन 2000 से लेकर सन 2021 तक देखिए तो इधर 2-3 साल छोड़ दीजिए तो 2018 तक बिहार बाढ़ से पस्त रहा है और इसमें जान माल का जो भारी नुकसान हुआ है उसके साथ साथ एक और बड़ा नुकसान होता है शर्मिला, और वो होता है फसलों का। जी देखिए ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं वो आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। साथ ये सरकारी आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं और स्थितियां ये है कि कई मतलब उसकी कीमत कितनी लगाई जाए ये सोचना बड़ा मुश्किल हो पाता है क्योंकि कई लाख हेक्टेयर बिल्कुल तैयारियों के दावे भी करते हो। जिस तरह से आपने आंकड़े दिखाए, ऐसे में फिर से कह सकते हैं कि मानसून आने वाला है और फिर से एक बार बाढ़ की विपत्ति जो है वो बिहार वासी झेलने वाले। और ऐसे में ये देखना बहुत आवश्यक है कि जिन तैयारियों का दावा सरकार कर रही है, जो प्लान बता रही है, क्या वाकई में वो प्लान काम करने वाला है इस बार। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अविनाश। और खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको नगर निगम के निकम्मेपन की भी बात करेंगे और उसके आगे बात करेंगे कोरोना की वैक्सीनेशन की कमी को लेकर। जल्द लौटेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे दूसरे मुद्दे पर। बात करेंगे नगर निगम के निकम्मेपन की। बिहार में हो रही लगातार बारिश के बीच पटना नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल रही है। यहां पिछले 24 घंटे से भी अधिक देर से हो रही बारिश के कारण जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है, जिसको लेकर राजापुर इलाके स्थित संप हाउस के कर्मचारियों ने भी तैयारियों की पोल खोलते हुए पटना को संकट में बताया है। कर्मचारी ने कहा कि नगर निगम की तैयारी पूरी नहीं है। करने का प्रेशर नहीं, हम लोग अपना काम हम लोग अपने तरीके से कर चुके हैं, क्योंकि ये जो 36 घंटे का हाई अलर्ट में हम लोग हाई अलर्ट है सारा काम करके। हाँ, हम लोग को पानी में नहीं मिल रहा है। हम लोग का किसी का लापरवाही के बारे में हम बता नहीं सकते हैं।
यहाँ पानी हमको मिल नहीं रहा है। यहाँ तो देख रहे हैं 3 फीट और इस लेवल पे हम मोटर चला भी नहीं सकते क्योंकि उसको पानी ही नहीं मिलेगा। इसीलिए अंदर मशीनें बंद हैं क्योंकि पानी नहीं है। 8 मीटर तक लेवल आता है तब मशीन चालू कर देते हैं। 7 फीट पे भी मशीन चालू कर देते हैं ताकि हम उसको उतने पे ही कंट्रोल रख सकें। 8 फीट जाने का इंतजार नहीं करते। सारा मोटर मेरा रनिंग पोजीशन पे है और 8 फीट पे लेवल पे जब पानी आ जाएगा हम लोग दोनों मोटर स्टार्ट करके पानी निकालने का मेरे पास क्षमता है, बशर्ते हमको यहाँ पे 8 फीट पानी मिलना चाहिए। इसका मेन कारण है निगम का नाला उड़ाही। वो नाला उड़ाही कर दे, यहाँ पे पानी हम लोग को मिल नहीं रहा है, उधर पानी लगा हुआ है। तो इसका क्या कारण है कि आपका नाला चौक है, नाला आपका क्लियर नहीं है। अगर वो नाला हमको पानी दे देता है तो हमारे पास इतना क्षमता है कि हम 2 घंटे में 3 घंटे में पटना को सुखा सकते हैं। और बिहार में आए यास तूफान का असर राजधानी में देखने को मिल रहा है। यहां तूफान के कारण 2 दिन की बारिश में राजधानी पटना की पोल खुल गई, जिसको लेकर पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के दावों को लेकर राजद प्रदेश प्रवक्ता बंटू सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। राजद प्रवक्ता बंटू सिंह ने कहा कि सरकार ने 15 सालों में बिहार को बर्बाद कर दिया। कोई काम एक बताए ना कि क्या किए हैं ये लोग। पानी और सही जम जाता है पटना में। 16 साल से राज चला रहे हैं। लालू जी को दोष देते हैं खाली, हैं? अरे लालू जी जो किए हैं सो तुम लोग क्या करेगा? तुम लोग का तो नाम जो है सो कि अब क्या बोले इस पर। पत्रकार बंधु ज्यादा मत बोलवाइए। ये लोग जो विकास पुरुष बैठे हुए हैं उन लोग से जाके पूछिए, जो बेहायागंज का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं महानायक श्री नीतीश कुमार जी से जाके पूछिए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष नगर निगम कार्यालय से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उत्कर्ष, जिस तरह से नगर निगम के कार्यों की पोल खुलती दिख रही है, ये वही इलाका है, पटना राजधानी का ये वही इलाका है जहां हर बार जब भी बारिश आती है तो वो इलाका पूरी तरह से डूब जाता है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम कभी सतर्क नहीं होती, कभी उन इलाकों पर काम नहीं करती। आखिर क्या वजह है? उसका कहीं ना कहीं राजधानी पटना में ज्यादा कहर देखने को मिला, जो की अमूमन 40 के ज्यादा स्पीड में बह रही थी और बारिश जो करीब 2 तक राजधानी पटना में बारिश हुई। इसके बाद पटना में जो वाटर की समस्या आ गई। एक तरफ सरकार कहती है कि हम इसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नगर निगम कहता है कि हम पानी को 4 घंटे में निकालने में सफल है। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें हमने देखी है और दर्शकों को दिखाई है कि पटना के गांधी मैदान की स्थिति दिखाई हमने, पटना जंक्शन की स्थिति दिखाई और पटना के ऐसे पौष इलाके दिखाए जो पानी में जलमग्न है। यहाँ तक कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके घर के पास भी पानी जमा हुआ है और सरकार कहती है कि हम इसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो नगर निगम है यह फेल नजर आया, क्योंकि जो नाले साफ करने के समय थे, क्योंकि अब मानसून आने वाला है, 15 जून तक बिहार में मानसून आ जाएगा और ऐसे में अगर अभी तक नाला साफ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उसकी गलती है। उसकी वजह से राजधानी पटना को ये समय देखना पड़ रहा है। शर्मिला, यास चक्रवात को आए करीब 3 दिन हो चुके हैं और ऐसे में कई ऐसे घर हैं जहां पानी घुस चुका है, कई ऐसे इलाके हैं जो कि नाली में, झील में तब्दील हो गए हैं। तो पानी क्यों नहीं निकाल रहा नगर निगम? किसने रोका है नगर निगम को ऐसा करने से? आखिर क्यों नहीं नगर निगम की तैयारियां जमीनी स्तर पर दिखती हैं? तैयारियां तो कहीं से भी नहीं दिख रही, क्योंकि आए दिन हमने देख रहे हैं कि अलग अलग रोड पे नाले खोद दिए जा रहे हैं, नालों को बंद नहीं किया जा रहा है, उसे मेन लाइन तक कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। जो राजापुर पुल के पास पंप हाउस है, वहां के कर्मचारी ने भी हमें बताया कि जो वहां पर पानी निकालने के लिए करीब 8 फीट पानी होना चाहिए, लेकिन जो साफ सफाई नहीं हो रही है उस वजह से 3 फीट पानी ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कारण है, जो बिना साफ सफाई की वजह से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा और जो कचरे का ढेर है वो नालियों में जमा हुआ है और नगर निगम दूसरी तरफ साफ सफाई कर रही है या दिखा रही है, या सरकार लोगों को झूठा दिलासा दे रही है। क्योंकि बीते दिन हमने देखा है कि पटना के मेयर भी बाहर निकले, जिलाधिकारी भी, हर जगह का निरीक्षण भी किया, लेकिन निरीक्षण भी विफल नजर आया। क्योंकि करीब पटना के अधिकतर ऐसे अवकाश जगह है जहां पर पानी का वाटर लॉगिंग था। कई लोगों के घर में पानी भर गया तो कई लोग पानी की वजह से खाना तक नहीं खा पाए। बिल्कुल, कई लोगों के घर में पानी भर गया और ऐसे में जब नगर निगम के तमाम अधिकारी, जब नगर निगम के खुद मेयर जो हैं वो सड़कों पर उतरकर समीक्षा करती हैं, तो आखिर वो कैसी समीक्षा है जिसका कोई परिणाम नहीं निकल पाता है? ये बड़ा सवाल है। आखिर नगर निगम की कार्यवाही जमीनी स्तर पर कब दिखेगी और क्यों नहीं दिखती है? उनकी तैयारियां, उनकी जितने भी दावे हैं वो क्यों नहीं दिखते हैं? फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया उत्कर्ष।
तो एक तरफ बारिश है, एक तरफ मॉनसून आने वाला है, दूसरी तरफ यास चक्रवात ने ही पूरे राजधानी को डुबो दिया है, या फिर ये कहे कि जो सड़कें हैं, जो घर हैं, वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं, सड़कें नालों में तब्दील हो चुकी है, जगह जगह पर नाला खुदा हुआ है। और ऐसे में नगर निगम की तैयारियां कहां हैं, कैसी हैं ये तैयारियां? फिलहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे तीसरे मुद्दे पर, बात करेंगे सूबे में वैक्सीन की कमी को लेकर। तो बिहार कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है और ऐसे में सूबे में वैक्सीन की क्या तैयारियां हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, तो सूबे में वैक्सीन के तकरीबन 4.90 लाख डोज उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 45 से ज्यादा उम्र वालों के लिए टीके की करीब 3.89 लाख डोज और 18 से लेकर 44 उम्र वालों की 92,000 डोज उपलब्ध है। बावजूद वैक्सीनेशन का ग्राफ बढ़ नहीं रहा और आलम यह है कि गुरुवार को महज 43,251 लोगों का टीकाकरण हुआ और इसमें 20,246 टीका युवा वर्ग को, जबकि 45 से 59 और 60 से अधिक उम्र वालों को 20,516 टीके दिए गए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह दावा किया कि बिहार में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन कुछ जगहों को छोड़ दें तो बिहार के कई इलाकों में 18 से अधिक के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। लोग सेंटर पर जाकर वापस लौट रहे हैं और ज्यादातर इलाकों में 18 प्लस के लिए स्लॉट बुक ही नहीं हो रहे। सिर्फ 45 प्लस यानी 45 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो एक तरफ जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ये दावा करते हैं कि सूबे में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन की कमी नहीं है, तो फिर लोगों को टीकाकरण क्यों नहीं लग रहा? वैक्सीन की कमी नहीं है तो आखिर सेंटर पर टीके की कमी क्यों हो रही है? यह बड़ा सवाल है। तो बता दें कि एक तरफ कोरोना जो है, बिहार जो है वो कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है और कहीं हद तक हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे बिहार और जो बिहार वासी हैं वो कोरोना पर काबू पा रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोरोना से हम जंग जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो एकमात्र हथियार है यानी वैक्सीनेशन, अगर उसी को लेकर, उसी पर अगर उसी की कमी हो तो ऐसे में हम जंग कैसे जीतेंगे? और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ निर्भय किशोर, हमारे सहयोगी गार्डनर अस्पताल से जुड़े हुए हैं। निर्भय, एक तरफ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, तो आज भी राजधानी में वैक्सीन नहीं लगी, इसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल शर्मिला, आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन की जब बात की जाए तो जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, बिल्कुल उस दावों को लेकर के मैं थोड़ा सा आपको एक रिपोर्ट दे दूं। दरअसल 45 साल से अधिक उम्र वाले जो लोग हैं उनको टीका लग रहा है, लेकिन कई ऐसे सेंटर है और फिलहाल आप देखिएगा कि मैं गार्डिनर अस्पताल में हूँ और यहाँ पर खास करके जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको वैक्सीन दिया जा रहा है और इसमें अभी जो है जनरल जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। अगर टीकों की अगर बात की जाए तो अब तक बिहार में कोविशील्ड और इसके साथ साथ कोवैक्सीन के जो टीके हैं वो उपलब्ध हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार का ये जो दावा है कि उसके पास अभी फिलहाल 45 साल से जो अधिक उम्र के जो लोग होंगे उनके लिए 3,89,250 डोज पड़े हुए हैं, जो कि जो दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि डोज की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 18 साल से अधिक के जो उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा, लेकिन सरकार ये भी दावा कर रही है कि उनके लिए लगभग 1 लाख, यानी कि सरकार के आंकड़े जो हैं उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि लगभग 92,330 डोज अभी भी पड़े हुए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आज या कल शाम तक लगभग 2.5 लाख और डोज जो होंगे वो 18 साल से अधिक उम्र वाले जो लोग होंगे वैक्सीन के लिए उनके लिए ये टीके आ सकते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर वे टीके अगर आ रहे हैं और अगर डोज उपलब्ध है तो लग क्यों नहीं रहे? बिल्कुल बड़ा सवाल सबसे बड़ी बात है शर्मिला, आपको बता दूं, उपलब्ध है तो युवाओं को जिनसे दूसरी लहर से जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है उन्हें टीका क्यों नहीं लग रहा?
बिल्कुल शर्मिला, जिस तरीके से सरकार ये दावा कर रही है, हालांकि डोज होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि आखिर में वैक्सीन लग क्यों नहीं रहा है। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो भी टीके लिए हैं, दरअसल 18 साल से लेकर के और 44 साल के बीच को बिहार में जितने लोगों को टीके लगे हैं वो सब सरकार ने खरीदा है, ना कि राज्य सरकार को मिला है, यानी कि बिहार सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में अब जो टीके हैं सरकार इसकी उपलब्धता शायद ऐसा हो चाहेंगे और हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन जो है वो बिहार में किस प्रक्रिया से दी जा रही है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि रोहतास में 3 दिनों से सिर्फ 45 साल से अधिक के जो उम्र के लोग हैं उन्हें वैक्सीन लग रही है। आरा सदर अस्पताल में भी गुरुवार से 18 प्लस यानी 18 से अधिक जो 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन बंद है। गया में भी 5 दिनों से 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन उन्हें नहीं मिली है। 45 से अधिक जो उम्र के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन कम पड़ रही है। औरंगाबाद के 2 सेंटरों पर 45 से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें ही वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया गया है। भागलपुर शहर की बात करते हैं तो वहां भी 5 सेंटरों पर 18 प्लस जो हैं लोग हैं उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। बांका से भी मंगाया गया है वायल। तो ये इसी तरह से ये जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से फिलहाल वैक्सीनेशन जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। और एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे हमारे सहयोगी निर्भय का। निर्भय, जिस तरह से हम देख सकते हैं कई ऐसे जिले हैं जहां 18 से 44 साल के जो उम्र के जो लोग हैं उन्हें टीका कई जिलों में नहीं लग रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? बिल्कुल शर्मिला, कई ऐसे जिले हैं जहां पर टीके उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर के पहली बात तो ये हो सकती है कि जो टीके का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं जो टीके को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि किस जिले में कितनी डोज जानी चाहिए, और वहां ये भी डिपेंड करता है कि जिस तरीके से टीकों का जो बंटवारा किया जा रहा है तो ऐसे में लोगों की क्षमता वहां पर कितनी है, किस तरीके के लोग वहां पहुंचते हैं और कितने टीके लगते हैं, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शर्मिला, बिहार जो है वो पूरे भारत में अव्वल दर्जे पर है, यानी कि पहले स्थान पर है। और बिहार में 1 करोड़ से अधिक डोजें लग चुकी हैं और इसको लेकर के सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो लेकिन राजनीति भी इसको लेकर के हो ही रही है। ऐसे में उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर में इस टीके का जो बंटवारा हो रहा है वो किस गति से किया जा रहा है कि उसका असर है कि बिहार में कई ऐसे जगह है जहां पर टीके नहीं उपलब्ध कर। आप देख सकते हैं यहां पर भी आप किस तरीके से जितने उपस्थितियां होनी चाहिए लोगों की जो सीटें हैं उतने लोग नहीं। हालांकि अब शाम हो चुका है और शाम के वक्त का यह हाल है, 4 बजे के बाद कई सारे सेंटरों पर टीके नहीं लगते हैं। लेकिन ऐसे में यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां जितने लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि यहां भी हमने जैसे आने से पहले जब हमने बात किया यहाँ पे तो जो अधिकारी यहाँ से हमने उनसे बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी फिलहाल हमें जो आदेश मिले हैं वो सिर्फ फ्रंट लाइन वर्करों के लिए आदेश मिले हैं। ये जो टीके यहाँ पे जो लग रहे हैं वो फ्रंट लाइन वर्करों को लग रहे हैं, लेकिन टीके क्यों नहीं लग रहे हैं इसको लेकर के साफ तौर पर सरकार ने अब तक कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। और ऐसे में आखिर में जब टीके इतने हैं सरकार के पास, जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं अधिक मात्रा में, चाहे वो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की बात की जाए या फिर 18 साल से अधिक उम्र की, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको टीका नहीं मिल रहा है और लोग परेशान हैं। रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो कहीं भी स्लॉट नहीं खाली है जहां पर लोग टीका लगवा सके। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में सरकार की क्या तैयारी है, और जिसको लेकर के कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो है टीकाकरण। अगर टीकाकरण ही स्लो होगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लाजमी है। जिस तरह से कोरोना का कहर पूरे देश में है और ऐसे में यदि जो टीकाकरण एकमात्र हथियार है कोरोना से लड़ने का वो ही सही तरीके से नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है लोगों को, तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। क्योंकि एक तरफ आप तैयारियों का दावा करते हैं तो दूसरी ओर वो जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखता। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय। और एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीनेशन की कमी लगातार देखी जा रही है, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना का कहर जो है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है बिहार में, तो ऐसे में दूसरी ओर हम सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि अपने बेहतर और अद्वितीय कार्य से कोरोना में कमी लाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। और उन्होंने ये भी लिखा है कि वैसे लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं, सही मायने में स्वास्थ्य संकट से निपटना है तो गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्रों तक को सुव्यवस्थित करना होगा।
उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में स्वास्थ्य संकटों से निपटा जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने इशारे में ये कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सिर्फ लॉकडाउन का सहारा ही काफी नहीं है, कोरोना से निपटने के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो तैयारियां हैं, वो भी काफी आवश्यक है। तो इसी को लेकर हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां कोरोना काल अपनी चरम पर है, तो दूसरी ओर राजनीति भी चरम पर है। और ऐसे में पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अब कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार और सरकार पर हमला बोलने से नहीं पीछे रुक रहे हैं। तो फिलहाल स्पेशल में इतना ही। 3 मुद्दों में हमने आपको जितनी भी आज बड़ी मुद्दे थे, जो भी बाढ़ से निपटने के सरकार के प्लान थे, कोरोना में वैक्सीनेशन की कमी को लेकर जो भी तैयारियां हो रही हैं, वो हमने आपको दिखाया और आगे भी ऐसे ही आपको जागरूक करते रहेंगे। जो भी अहम मुद्दे हैं वो DTV स्पेशल में हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप भी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।